वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होगा। इसके लिए निर्णायक लड़ाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर नक्सलियों के आखिरी गढ़ कड़ेगट्टा की पहाड़ी पर लड़ी जा रही है। पिछले 8 दिनों से जारी नक्सलियों की इस घेराबंदी के बाद नक्सली बैकफुट पर हैं। लगातार एक सप्ताह में उनके द्वारा दूसरी बार पत्र जारी कर शांति वार्ता की अपील की गई है। इस बार उन्होंने निशर्त शांति वार्ता करने की बात भी रखी है। वहीं राजनीतिक रूप से भी शांति वार्ता को लेकर सरकार पर अब दबाव बनाया जा रहा है। तेलंगाना में तो इस मामले में पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं। विपक्षी नेता चंद्रशेखर राव जहां शांति की अपील करते नहीं थक रहे, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शांति वार्ता समर्थक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद उनका रुख भी नरम है और शांति वार्ता कर मुठभेड़ रोकने के पक्ष में तेलंगाना नजर आ रहा है। ఇయాల కేంద్ర ప్రభుత్వం కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత కొడతా ఉన్నారు. నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. ఆపరేషన్ కగార్ వెంటనే ఆపేయండి. इधर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष का रुख दूसरा है। जहां सरकार नक्सलियों के समूह को नष्ट करने के बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार के सुर से सुर मिला रही है। नक्सली पहले भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें। संविधान पे विश्वास व्यक्त करेंगे तो हथियार को छोड़ना पड़ेगा। हथियार छोड़ेंगे तभी बातचीत होगा। अब इक्का दुक्का लोग 2-4 लोग सरेंडर कर दें वो अलग हिस्सा है, अलग बात है, लेकिन व्यापक रूप से करना है, एक टेबल में बात करना है तो पहली बात तो एक नक्सलियों को भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करना। कांग्रेस और भाजपा में अन्य मामलों में मतभेद होता है, लेकिन मुठभेड़ और शांति वार्ता के मुद्दे पर विपक्ष के समर्थन के बाद सरकार का रुख साफ है कि बिना हथियार छोड़े नक्सलियों से बात नहीं होगी। देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत है। पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। सरकार के कड़े रुख के बाद नक्सली इस बात को भलीभांति समझ गए हैं कि निर्णायक लड़ाई में नक्सलियों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। कड़ेगट्टा पहाड़ी में उनकी अंतिम लड़ाई लड़नी है, इसीलिए उन्होंने शांति वार्ता का राग अलापना शुरू कर दिया है, जो उनकी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन शांति वार्ता के मुद्दे पर राजनीतिक रूप से बंटवारा राजनीतिक दलों का शांति वार्ता पर आपस में बटा हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नक्सलियों की उस रहम की गुजारिश पर जो कि रह कर आ रही है। पिछले एक सप्ताह में 3 चिट्ठियों के जरिए नक्सलियों ने बता दिया है कि वो लड़ाई नहीं चाहते। ये वही नक्सली हैं जिन्होंने बेरहमी से छत्तीसगढ़ के जवानों को मौत के घाट उतारा। उन्होंने तो नेताओं पर भी रहम नहीं किया। झीरम घाटी की घटना हम आज भी नहीं भूले हैं। लेकिन अब जब नक्सली फंसे हुए हैं तो उन्हें याद आ रहा है वो शांति का बिगुल जो कि वो बार बार बजाना चाहते हैं। कुछ लोग उनके साथ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने साफ कर दिया है कि वो शांति की बार बार अपील करें, रहम की बार बार गुजारिश करें, लेकिन कुछ भी नहीं सुना जाएगा जब तक वो हथियार नहीं छोड़ देते। एक पहाड़ी जहां पर नक्सलियों अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं और उन्हें घेर कर बैठी हुई है फोर्स, ऐसे में उनकी रहम की इस अपील पर क्या सियासत हो रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ
मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले को एक अलग नज़रिए से, बस्तर के नज़रिए से समझाने के लिए एक्टिविस्ट के रूप में मौजूद हैं शुभ्रांशु चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि डेवलपमेंट यही है कि नक्सली बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई गोलियां रोको, बातचीत करते हैं, बातचीत से रास्ता निकालते हैं, पर सरकार ने साफ कर दिया है कि आप हथियार छोड़ो फिर बातचीत होगी। लेकिन तेलंगाना की ओर से एक उम्मीद नक्सलियों को दिखाई दे रही है, क्योंकि तेलंगाना का विपक्ष भी चाहता है शांति वार्ता हो, वहाँ के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं शांति वार्ता हो, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा इस मामले में एक हैं कि शांति वार्ता तभी होगी जब नक्सली हथियार छोड़ें, क्योंकि दंश झेला है छत्तीसगढ़ ने, इसलिए छत्तीसगढ़ तय करेगा कि शांति वार्ता किन शर्तों पर हो। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनिल चौबे जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक नक्सलियों को हुआ क्या। चौबे जी, ये तो 8वां 9वां पत्र है, एक सप्ताह में 3 बार उन्होंने पत्र लिख दिया, भाई बातचीत कर लो, शांति वार्ता कर लो, टेबल में आइए। क्या बताता है ये नक्सली? क्या फंस गए हैं, अब उन्हें अंतिम मौत दिखाई दे रही है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है? मोहन जी, मैं 71 से इस मामले को बहुत नज़दीक से देखते आ रहा हूँ। इन्होंने कई बार ऐसे पत्र जारी करके क्षमा याचना मांगी है, युद्ध विराम की कोशिश की है और उसके बाद फिर ये कुकरमत्तों की तरह आईडी विस्फोट करने लगते हैं। मुझे लग रहा है कि ये घड़ियाली आंसू है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि 2-3 महीने के लिए अगर ये मामला टल जाता है और वेदर वहाँ का ख़राब हो जाता है तो ये फिर फल फूल जाएंगे। मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि ये सबसे पहले ये अकेले छोटे मोटे नक्सलेट नहीं इसमें सरेंडर करें, जो इनके बड़े आका हैं, जिनके बड़े बड़े नाम आते हैं, सबसे पहले वो आएँ और वो सरेंडर करें पूरी फौज के साथ। उसके बाद ही कोई वार्ता हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इनके घड़ियाली आंसू जो है ना, जब ये फंस जाते हैं तो तुरंत रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या टैक्टिस है? एक तरीके से अपने बचाव की टैक्टिस के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है शांति वार्ता के पत्रों को। इसमें क्या है कि जैसे तेलंगाना का जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का रोल है, क्योंकि सारे नक्सलियों के सारे हेड ऑफिस तेलंगाना में है। वो वहाँ के नेताओं को, वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह को प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से लड़ाई रोकी जाए, क्योंकि सरकार ने इस बार उनको वो आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। तेंदुपत्ता का जिस तरीके से सरकारीकरण करके उन्होंने ठेके का प्रथा ख़त्म की है, इससे भी नक्सलाइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसका बहुत बड़ा धन तेलंगाना जाता था, इसलिए इनको फाइनेंशियल दिक्कत भी दी गई है। और ये जो अभी ये रहम की भीख मांग रहे हैं, ये इनके घड़ियाली आंसू है, ये फिर वो आएंगे कुकरमुत्तों की तरह। इसलिए सबसे पहले इनके जो टॉप लीडर्स हैं, जो इसको कमांड करते हैं, जिनके भरोसे ये हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नवयुवक बहक करके उनके जाल में फंसते हैं, सबसे पहले वो आए और वो सबसे पहले सरेंडर करें। उनको संवैधानिक रूप से, जो संविधान का है, भारत का संविधान है, उसके तरह उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और तभी जाके। अभी बहुत बढ़िया प्रेशर बना है, सरकार को इन लाल कागजों पे विश्वास ना करते हुए उनको सरेंडर कराना चाहिए, जो टॉप लीडर्स हैं। बिल्कुल, और यही कोशिश है, लेकिन मांग उठती है तो अलग अलग जो पहलू हैं उन्हें भी देखना होता है कि भाई ये जो मांग है वो किस वजह से उठ रही है। चलते हैं शुभ्रांशु जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो लंबे समय से हमारे साथ इस तरीके की डिबेट में बैठते रहे हैं। अब एक बार फिर से पत्र आ गया और तेलंगाना से जो बातें आ रही है, इन दोनों बातों को कैसे जोड़कर देखा जाए? क्या ये पॉलिटिकल रूप से भी समर्थन मिलता दिख रहा है क्या नक्सलियों की मांग को, शुभ्रांशु जी? जी, समर्थन तो मिलता हुआ दिख रहा है। केसीआर तो बहुत खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस का भी कम से कम जो तेलंगाना में जो कांग्रेस है उनका रुख वैसा ही दिखता है। तो समर्थन तो बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर जैसा हमारे साथी कह रहे हैं कि दबाव बना है और ये जो अगला महीना है, क्योंकि 1.5 महीने बाद बारिश आ जाएगी, उसके बाद
अगर आपको मिलिट्री सोल्यूशन का सोचना है तो अगला 1 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो माओवादी जो मांग कर रहे हैं कि 1 महीने के लिए सीज फायर किया जाए, जब आप सरसरी तौर पर देखते हैं तो ये बहुत लगता है कि अरे 45 साल से कोई समस्या चल रही है, उसमें 1 महीने का आप सीज फायर करेंगे तो उससे क्या क्या हो फर्क जाएगा? पड़ेगा। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो ये कुटिल चाल भी हो सकती है कि अगर ये 1 महीना टल गया तो फिर 3 महीने बारिश के और उसके बाद फिर ठंड के, फिर बहुत देर हो जाती है। और ये जो लड़ाई अभी जो चल रही है, ये माओवादियों का जो कोर है, जो उनकी सबसे ताकतवर जो बटालियन 1 है, उनके साथ लड़ाई है। पिछले 1 हफ्ते में उस लड़ाई में सफलता नहीं मिली है, पर अगर यही दबाव बना रहता है तो क्या अगर उनके साथ सफलता मिलती है अगले 1 महीने में, तो ये एक बहुत निर्णायक जीत होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो बहुत ही कठिन समय है ये अगला 1 महीना। ठीक है, कठिन समय है, लेकिन क्या लग रहा है कुछ चांसेस कितने हैं? क्योंकि राजनीतिक दबाव भी बनेगा, तेलंगाना की सरकार जब कहेगी तो कुछ असर तो पड़ेगा। भाई सरकार भी चाहती है बातचीत हो। बात आपने सही कहा कि सरकार ने ही सबसे पहले बातचीत का प्रस्ताव रखा था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने पहले प्रस्ताव रखा था और उस पर माओवादियों ने रिएक्ट किया। लेकिन अब पाला जो है छत्तीसगढ़ के पास नहीं है। अब ये पिछले 1.5 साल से केंद्रीय गृह मंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये निर्णय तो केंद्रीय गृह मंत्री को लेना है। ऐसा लगता तो नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस दबाव में आएंगे। दबाव बढ़ा जरूर है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जो दबाव बनाया है उसके कारण ही नक्सली बातचीत के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है। पर जैसे ये कठिन लड़ाई है, पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि 10,000 या उससे भी ज्यादा सेना के जवान वहां पर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। तो कठिन लड़ाई है और जाने जब जाती हैं तो हर को बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है कि जितनी कम जाने जाएं उतना अच्छा है। लेकिन ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है, किस तरफ देखा जाए ये अब देखने की बात होगी सरकार क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल, और सबकी निगाहें इसी बात पर है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। कांग्रेस का भी रुख समझ लेते हैं सारिक जी। तेलंगाना में भी आप लोग की सरकार है, और विपक्षी एकता की अगर बात करें तो चंद्रशेखर जी जो हैं वो भी एक तरीके से केंद्र में आप लोगों को ही समर्थन करते हैं। ऐसे में जब रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ की क्यों अलग बात कह रही है? भूपेश बघेल जी के बयान अभी हमने सुनाया। क्या लग रहा है, क्या कुछ मतभेद है क्या कांग्रेस में ही इस मसले को लेकर? देखिए मोहन तिवारी जी, इसमें किसी भी तरह का कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। और नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार में रही भी है, और हर तरह से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ में और ठोस नीति के साथ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि नक्सलवाद का जो दंश भी जो कांग्रेस की एक पूरी की पूरी लीडरशिप, जैसा आप लोगों ने ही अपने इस बहस की शुरुआत में बताया कि झीरम घाटी हमला हो या चाहे किसी भी तरह नक्सलवादियों ने जो एक राजनीतिक नुकसान किया है या राजनीतिक व्यक्तियों की हत्याएं की है, तो उसमें कांग्रेस के लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या रही है। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी नीति हमेशा से स्पष्ट रही है। और जैसे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इस वक्तव्य में कहा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक चौबे जी ने भी कहा कि अगर संविधान के दायरे में आकर नक्सली बातचीत करना चाहें तो पहले उन्हें हथियार छोड़ना होगा। लेकिन हमारे जवानों की जान की कीमत पे, हमारे आम जनता की जान की कीमत पे, और हमारे जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे चाहे कांग्रेस के रहे, उनके जान की कीमत पे किसी भी प्रकार का समझौता, ये उनके साथ बेईमानी होगी। जो हमारे सुरक्षा बल के जवान आज 1 हफ्ते से नक्सल मोर्चे पर इतनी कड़ी धूप में भूखे प्यासे रहकर डटे हुए हैं, तो उनके साथ ये बेईमानी होगी कि अब नक्सलवादी अपने आप को घिरा देखकर इस तरह की समझौते की बात कर रहे हैं। और देखिए, इसमें किसी भी तरह से कोई विरोधाभास नहीं रहा। जहां तक आप तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में प्रमुख रूप से आपने जैसे कहा कि जो वहां की विपक्षी पार्टी है केसीआर, वही लगातार नक्सलियों के से शांति वार्ता के पक्ष में बोल रहे हैं। अभी रेवंत रेड्डी जी ने ऐसा कुछ वो नहीं किया। रेवंत रेड्डी जी भी जब से मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इससे मैं जरा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब अविभाजित आंध्र प्रदेश था,
और वाई.एस. राजशेखर रेड्डी 10 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई एक यूनिफाइड तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी थी। और लगभग नक्सलवाद जो आंध्र प्रदेश से उस समय बहुत बड़े पैमाने पर जिसके असर छत्तीसगढ़ में भी होता था, बड़े बड़े हमले हुए, कहीं ना कहीं वो वहाँ से ही लिंक रहा, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक जम के लड़ाई लड़ी थी और लगभग सफाया करा था। नक्सलवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई नहीं, पहले उन्हें संवैधानिक दायरे में आकर अपने हथियार डालने होंगे, उसके बाद ही वो किसी भी तरह की बात करें। हम जवानों की जान की कीमत पे, आम जनता की जान की कीमत पे या राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की जान की कीमत पे किसी भी प्रकार की बातचीत का कांग्रेस पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करती है। और रही बात, देखिए, ये नक्सलियों से शांति वार्ता की बात तो 6 माह या 7 माह पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि नक्सलवादी आके लेटर बॉक्स में अपना एक प्रस्ताव डाल दे तो हम उस पर विचार करेंगे। तो लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया, ये भी एक जानने की बात है कि उस निश्चित रूप से ये जो हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट चौधरी जी ने भी कहा कि ये उनकी एक तरह से ये एक पैतरेबाजी भी हो सकती है, या समय काटने के लिए, जैसे आपने कहा कि बरसात के आए तक में उनको समय मिल जाए। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को ध्यान में रख के भी कार्य करना चाहिए। और स्वयं गृह मंत्री शाह ने कहा है कि हम अगले साल तक नक्सलवादियों को खात्मा करेंगे, तो वो अपनी उसी नीति पर कायम रहे। मतलब नीति और जो नियत है वो पूरी तरह से स्पष्ट रहना चाहिए नक्सलवाद के खिलाफ। ठीक है, और स्पष्ट रहना चाहिए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के नेता शायद खुलकर इस बात के खिलाफ हैं कि कोई बातचीत हो तो बिना हथियार छोड़े बातचीत ना हो। कांग्रेस के बाद अब चलते हैं बीजेपी की ओर, और तौकीर जी से समझते हैं, लंबे समय से बस्तर में उन्होंने करीब से नक्सलवाद को देखा भी है। अब जब नक्सलवादी कह रहे हैं कि भाई बातचीत कर लो, उनकी भी कुछ मांगे होंगी, उसको सुनने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों सरकार अड़ियल रुख दिखा रही है? अपर हैंड में होने के कारण क्या ऐसा रुख है? क्या सरकार का कुछ फायदा, कुछ सफलताएं मिल गई इसलिए सरकार ऐसा कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है क्या? आप सभी को और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो नीति बनाई है उसमें उस नीति के हिसाब से हम काम करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें कि हमारी सरकार ने पहले क्या करा, पहले हमने प्लानिंग बनाई कि हम वहाँ के जो जवान भटक जाते थे उनको पहले अपनी मूल विचारधारा पे अपने वापस आइए, मूलधारा पे वापस आइए। उसके लिए हमने ऐसी योजना बनाई कि उनको जहाँ खास तौर पर विकास नहीं था, रोज़गार नहीं थे, वहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, तो आज नियत निर्धार योजना आपका सुंदर गांव, उसके नाम यही है, तो उसके मायने ये होते हैं। तो आपके सुंदर गांव के नाम से वहाँ पर हमने कैंप लगाना शुरू किया और उसके विकास की गति को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इनसे दूसरी तरफ हम बातचीत करने को भी तैयार थे, हमने ऑफर देते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। हमने पहले भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही बैठा हूँ और ये बात कहा हूँ कि बुलेट छोड़िए, बैलेट विश्वास करिए। अगर आपको ये लगता है, अनिल चौबे जी ने बहुत अच्छी बातें बोली कि इस पर प्रकाश भी बहुत अच्छे डाला कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसे ही वो मजबूत होते हैं फिर से हमला करके हमारे नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाता है और जवानों को तो तहस नहस करके इतनी बुरी तरह विभत्स तरीके से मारते हैं कि बिल्कुल दिल दहल जाता है, दिल रोता है कि नहीं अब तो कुछ भी हम समूल नष्ट करेंगे। तो वो देखा है और जवानों ने इस चीज़ को महसूस भी किया। जवान जानते हैं, उनके परिवार या नहीं, उनके लोग होगी कि नहीं होगी भाई, वो तो लिख रहे हैं बार बार पत्र, आप लोग ये रिफ्यूज कर दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत का तरीका क्या होता है? बातचीत का तरीका ये होता है कि हथियार छोड़िए और आइए, लेकिन हथियार छोड़ने को वो तैयार नहीं और बोलते हैं बातचीत को। दूसरी तरफ से वो राजनीतिक दबाव बनाने की जिस प्रकार से तेलंगाना या आंध्रा से जो कोशिश कर रहे हैं उनके थ्रू, ये भी ठीक नहीं है। अगर उनको ऐसा है तो मुंह अपने हथियार छोड़कर आप सरेंडर करिए। हमारी पॉलिसी ऐसी है कि उनको फायदा ही होना, नुकसान तो होना नहीं है, जान का नुकसान तो नहीं हो रहा है और फायदा ही होना है। तो अगर ऐसा है तो उनको पहले आना चाहिए था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना कि बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। तो अगर उस पर विश्वास नहीं करते, हमारे जो नीति और रीति पर विश्वास नहीं करते, तो हमने तो बिल्कुल निर्णय ले चुका है कि हमको किसी भी हालत में मार्च 26 तक खत्म करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी कहा, फिर से कहता हूं कि इसी साल दिसंबर के पहले तक समूल हम छत्तीसगढ़ से नष्ट कर देंगे। या तो वो मारे जाएंगे या सरेंडर कर देंगे या गिरफ्तार होंगे। ये तीन ही पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। अगर वो सरेंडर करते हैं तो आइए, बिल्कुल वेलकम है। लेकिन अगर 5-7 दिन हो गए घेर के बैठे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, वो चाह रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि वो वहां से बच के निकल जाएं तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी और वो बच भी जाएंगे। नहीं, उनकी बातों पे विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता। अनिल भाई ने भी हमारी बहुत अच्छी बात से इसे प्रकाश डाला विस्तार से, मैं उसमें और ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। वाकई में उनकी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता। अगर उनकी बातों पर विश्वास करते रहे तो फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को समेट के चारों तरफ फिर धीरे धीरे शांति वार्ता करने के बाद वो फैलाते हैं अपने आप को।
और फिर से वो हमला करना शुरू करते हैं, तो ये नहीं होगा। अब वो घिरा गए, देखिए हमारे जवान आज देखिए वहाँ 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जहाँ पर वो पहाड़ है कर्रेगट्टा, और उसके साथ साथ उस पहाड़ के एक बात बता दूं कि वहाँ पर जंगल कम है, वहाँ पर जो है चट्टाने ज़्यादा हैं, तो भरी गर्मी में वो बेचारे जो है उनकी, हमारे जवानों की भी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन हम किसी भी हालत में, हमारे लेंगे वो जितने जवान है बोलते हैं हम किसी भी हालत में मोर्चे को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको बख्शने वाले नहीं। अगर आपको आना है तो सिर्फ हथियार छोड़िए और हमारे पास सीधा सरेंडर करिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बातचीत उसके बाद ही होगी, जब सरेंडर करेंगे तो बातचीत ही सामने आ जाएगी, क्योंकि 1-2 की तादाद में नहीं, 10 लोग नहीं है, सैकड़ों की तादाद में वहां नक्सली हैं, लगभग 300 से 500 की संख्या जैसी अभी जानकारी आ रही है। इतनी तादाद में है तो आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा गढ़ है जिसको हमारी जो फोर्स है वो घेर के रखी हुई है, वो आसानी से उसको मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए। और रही बात उनको मानना है, अगर वो बातचीत करना है तो सरेंडर करिए और बातचीत पूरी साफ सामने आ जाएगी। ठीक है, ये एक रुख है और जो केंद्रीय गृह मंत्री की लाइन है यानी अमित शाह की लाइन है, कुछ उसी लाइन को अभी तौकीर जी ने भी बताया। चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं, ये राजनीति क्या बता रही है। एक तरफ केसीआर, रेवंत रेड्डी समर्थन में आ रहे हैं, बातचीत की बात हो रही है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक डिकोड होता दिख रहा है, क्या कुछ गठजोड़ बनता दिख रहा है क्या चौबे जी? मोहन जी, क्या है कि नक्सलवाद जो है ना वो एक व्यापार है, इसको ठीक से समझना चाहिए सारे देश को। वो कोई किसी के भला करने के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे, वो एक बंदूक की गोली चलाते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं और इसका पूरा पैसा जाता है तेलंगाना में। वहाँ इनके जो आका है ना, जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो सब पूरे संगठित उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ये हाँ, अर्बन नक्सल, ये बेचारे जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं उनको, पर एक राजनीतिक व्यू भी है भाई, बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो कांग्रेस वहां से पहल कर रही है इसकी नहीं तो वो इसलिए ना कि वो जो वहाँ बैठ के इनके जो नेता हैं, उन नेता और उनकी सांठगांठ है, इसलिए वो वहाँ से प्रेशर बना रहे। हमारी सरकार का तो सीधा स्टैंड होना चाहिए कि सबसे पहले जो टॉप लीडर्स हैं उनके 10, 5, 15 हैं, वो आए और संवैधानिक तरीके से हमारे पास सरेंडर करें। और उनके पीछे ये 400-500 जो छत्तीसगढ़ की उन्होंने फौज भर्ती कर रखी, ये भी आ जाएं। हम सबको संवैधानिक दायरे के तहत सारा संरक्षण देंगे और एक खुशी से, जैसे कि संविधान के साथ होता है, वैसे एक नागरिक बना के वो हमारे ही नागरिक हैं। चौधरी साहब, क्या होता दिख रहा है, क्या इस स्टेप के बाद आगे क्या होगा? शांति वार्ता की संभावना कुछ दिखती है क्या? कुछ उम्मीद की किरण है क्या? दिखता तो नहीं है मोहन भाई, पर आज छत्तीसगढ़ में डेका साहब आए हुए हैं, आईबी के चीफ हैं, उनकी बातचीत चल रही है, तो जो भी पता चलेगा वो तो रायपुर से और दिल्ली से पता चलेगा। जवान वहाँ पर लगे हुए हैं, पर ये बहुत कठिन लड़ाई है। जैसे कि जहाँ पर ये 10 बाई 10 किलोमीटर एरिया उन्होंने घेर रखा है, वहाँ पे से तो वो निकल गए हैं लग रहा है, और ये लगभग 80 किलोमीटर का लंबा पहाड़ियों का इलाका है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच में, और जो महाराष्ट्र तक जाता है, उधर जो सिरौंचा इलाका, वहाँ तो ये कठिन इलाका है। इसको पूरा घेर लेना, अब तेलंगाना से कितनी मदद मिल रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो और जैसा पहले बात हुई कि अगले 1 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद से फिर बारिश आ जाएगी, फिर 3-4 महीने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा वो तो दिल्ली और रायपुर ही बताएगा, पर अगले 1 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस लड़ाई के लिए। ठीक है, चलिए इंतज़ार हम इसका करेंगे, लेकिन रुख और एक बार पूछ लेते हैं। कांग्रेस अब क्या कुछ बदलाव आएगा क्या रुख में? आज के बयान तक तो ठीक था, पर आगे क्या कुछ बदलाव हो सकता है क्या सारिक भाई इसमें? देखिए मोहन भाई, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया, जो आपने कहा कि कांग्रेस शांति वार्ता का समर्थन, कांग्रेस तेलंगाना में भी समर्थन नहीं कर रही है, और दूसरी बात जो केसीआर कर रहा है वहाँ के विपक्ष पार्टी, वो किस नीति के तहत कर रहे हैं ये वो जाने, और वो उनका कांग्रेस से और ये नया इंडिया गठबंधन से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं है। और जो रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के नेतृत्व में हमने उनके 10 साल के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लोकसभा में भी उनके खिलाफ लड़कर वहाँ पर सफलता पाई थी। तो कांग्रेस की नीति मैंने पूर्व एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले संविधान के दायरे में आए, हथियार डाले, उसके बाद में किसी तरह की बातचीत वे करें नक्सली मुख्य धारा में आकर। केवल बचने के लिए, अपने बचाव के लिए या समय काटने के लिए इस तरह के शांति वार्ता का प्रस्ताव किए जाने का किसी भी तरह से कोई औचित्य नहीं है। और जब मैंने पहले ही कहा कि जब यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार ने ये कह चुका है कि एक समय सीमा तय कर दी है कि नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिए, तो फिर उसके बाद में अपनी वही नीति पर कायम रहे। निश्चित रूप से अगर
अब वही सरकारें समर्थन का या शांति वार्ता को करती तो ये उन जवानों के साथ नाइंसाफी होगी, जो जैसा कि तौकीर भाई ने भी बताया, और जैसे पूरा देख रहे हैं कि पहाड़ियों में जो 47-48 साल में डिहाइड्रेशन की स्थिति में तकलीफों में भी रहकर डटे हुए हैं, उनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, उनको खदेड़ने के लिए कृत संकल्पित है। तो निश्चित रूप से एक अगर जब निर्णायक लड़ाई हो रही है तो निर्णायक लड़ाई बिना किसी ठोस निर्णय के खत्म नहीं होना चाहिए। जल्दी से तौकीर जी, सरकार का स्टैंड कुछ बदलाव भी होगा क्या, क्योंकि बातचीत की पहल तो आप ही लोग ने की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बता दिया, एक एक चीज़ स्पष्ट है, हमारी नीति और रीति एकदम स्पष्ट है कि हम जैसे बता दिए कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो बिल्कुल उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। अब कोई समय नहीं बचा है, क्योंकि हमने बहुत मौका दे दिया, बहुत अवसर दे दिया। अब किसी भी हर प्रकार से मेरे को नहीं लगता कि अवसर देना चाहिए। दूसरी बात, हमने विकास की बात करी, मैंने बताया कि जैसे हमने विकास किया, वहाँ पर जो 550 से ज़्यादा टावर हम लोग जो वहाँ खड़ा कर दिए, 325 से ज़्यादा टावरों को अपडेट किया है, रोडों को 750 से ज़्यादा किलोमीटर की रोडों को जो है सेंशन करे, जिसमें 350 से ज़्यादा किलोमीटर छोटी छोटी रोडों को भी हमने जल्दी डेवलप किया है। उसके अलावा जो विकास को हमने मुद्दा बना के काम किया, तो आने वाले समय में अगर ये नक्सली खत्म होते हैं, देखिए उसके सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला छत्तीसगढ़ को, वहां पर जो है रोजगार मतलब जो उनकी उद्योग आएंगे हमारे, खासतौर पे जो है बस्तर में, तो वो एक छोटे, अभी तो उद्योग हैं, छोटे बड़े सब उद्योग हैं वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ कई उद्योग आएंगे। तो हम ऐसे उद्योग स्थापित करने को तैयार हैं जिसमें वहां की जो लोकल चीजें वो ज्यादा मतलब वोकल बन जाए, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और ये विषय काफी बड़ा है, लेकिन जैसे कि चिट्ठियां लगातार आ रही हैं, उन शांति वार्ता प्रस्तावों का क्या होगा, इसलिए ये चर्चा भी जरूरी थी। हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे कि सरकार आखिर करने क्या वाली है, पक्ष का क्या मत है, वो हमने आपको सुना दिया। तो नक्सली भी इस बात से आगाह होंगे कि आखिर उनकी चिट्ठियों का कोई असर नहीं होना जब तक वो हथियार नहीं छोड़ते। इसी फाइनल नोट पर इस चर्चा को यहीं खत्म करता हूँ। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर जी जुड़े, धन्यवाद। हमारे साथ सारिक जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करता हूँ और आप लोग से रखता हूँ उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।